बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस और फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए जो तहकीकात कर रही है उसमें होशरबा जो इंकशाफात हो रहे हैं, इमरान खान पक्का चोर साबित हो रहा है। जो इंक्वायरीज अब तक हुई हैं और जो इंक्वायरियां हो रही हैं उनके खिलाफ, उनका दायरा कार दूसरे ममालिक तक फैल गया है और फिर आरिफ नकवी की वापसी के लिए कुछ किया जाएगा। अदालत का मूड बदला बदला नजर आ रहा है। तो हिंद अदालत केस में जो आज कार्रवाई हुई है अदालत में, और उन्होंने तफसीली जवाब, वजाहत कह लें दूसरे लफ्ज़ों में, इमरान खान से 5 नवंबर तक मांगी है। उसमें क्या हुआ, लेकिन इससे पहले राना सनाउल्लाह साहब की ये ख्वाहिश है कि जनाब इसको पकड़ना है और फिर मच जेल में डालना है, और वहाँ भी मिर्ची वार्ड में खान साहब को रखा जाएगा। खान साहब को वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। 25 मई को गिरफ्तार ना करके एक कहने की वो गलती होगी, गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। काबीना ने फैसला किया था कि चलो छोड़ो, ना छोड़ें ना पकड़ें। और फिर इमरान खान का दिमाग जो है वो घूम गया है। चढ़ाई कर रहे हैं अपने करीबी साथियों पे कि जनाब तुम लोग बंदे नहीं ला सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। सुने हमाद अजहर की बड़ी क्लास ली है उन्होंने और उनको हटा दिया गया है जो उनके पास ओहदा था सेंट्रल पंजाब की सदारत का, उससे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा। कल मैंने एक व्लॉग किया था नए आर्मी चीफ के हवाले से कि फैसला हो चुका हुआ है कि कौन साहब होंगे, और आसम मुनीर के हवाले से मैंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि वो जो 2 दिन वाला इशू है, हुकूमत के पसंदीदा तो वही हो सकते हैं आसम मुनीर साहब, और मेरे इतला के मुताबिक जनरल बाजवा साहब के पसंदीदा जो जर्नैल हैं उनमें भी आसम मुनीर साहब का शुमार होता है, और वो एक प्रोफेशनल आदमी है। तो वो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके, जिनमें नून लीग के हामी लोग ज़्यादा हैं या नून लीग के कुछ अहम लोग भी शामिल हैं, तो उन्होंने कहा जनाब आप आसम मुनीर को कैसे निकाल रहे हैं बीच में से, आसम मुनीर ये है, आसम मुनीर वो है। भाई मेरे, मैं आसम मुनीर के खुदा नखास्ता मुखालफ नहीं हूँ। मैं तो वो पहला बंदा हूँ जिसने आसम मुनीर का नाम लिया था, और मैंने आसम मुनीर का नाम उस वक्त लिया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। मेरे पुराने व्लॉग्स अगर आप सुनते हैं, पुराने मुझे सुनने वाले हैं, तो मैंने ये कहा था कि सितंबर वालों को क्यों अहम नहीं समझा जा रहा, आप नवंबर में फंसे हुए हैं। ये मैंने बहुत मरतबा व्लॉग किए, और एक व्लॉग मैंने अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ किया था। वो सिद्दीकी साहब लाहौर आए हुए थे, मैं और इमरान शफकत उनके साथ थे जब आयशा मल्क वाला इशू था सुप्रीम कोर्ट ले जाने का। तब मैंने बाकायदा आसम मुनीर का नाम लिया था कि अगले आर्मी चीफ आसम मुनीर हो सकते हैं, और उसकी वजह थी। उस वक्त क्या वजह थी? उस वक्त वजह ये थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं ये दिल बर्दाश्ता हो गए थे इमरान खान साहब की हरकतों से, और ये कबल अज़ वक्त ओहदा छोड़ने वाले थे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, और मैंने ये उस वक्त बताया भी था कि यार अगर आर्मी चीफ जो हैं वो बीमार भी हो सकते हैं, कोई उनकी ज़ाती वजूह भी हो सकती हैं, वो कबल अज़ वक्त ओहदा छोड़ भी सकते हैं। तो उस वक्त वजह ये थी कि दिल बर्दाश्त, जिसकी हामिद मीर साहब अब तईद कर रहे हैं इस मेरी खबर की, कि उन्होंने ये ओपनली कह दिया है कि जनरल बाजवा साहब सोचने लग गए थे, बल्कि पैगाम भी पहुंचा दिया था इमरान खान को कि जनाब मैं छोड़ने वाला हूं। फिर उन्होंने उनको कहा नहीं नहीं आप काम जारी रखें, जो भी होता है उसमें वो हुआ। उस वक्त मैंने जो पेशगोई की थी वो इसलिए की थी कि उस वक्त वो जो सितंबर वाला बैच था, हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब वाला, तो उसके 6 के करीब जो जर्नैल थे वो भी काम कर रहे थे, रिटायरमेंट की उम्र को नहीं पहुंचे थे। और फिर फैज़ हमीद का 10वां 11वां नंबर आना था, तो 10वें 11वें नंबर से एक बंदे को उठा के तो आर्मी चीफ नहीं ना लगाया जा सकता। और इसलिए इमरान खान साहब समझ गए कि जनाब ये अगर कंटिन्यू करवाएं इनको तो फिर ही फैज़ हमीद तक बात पहुंचेगी। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब चीन का दौरा करके वापस आ चुके हैं। 2 रोज़ा दौरा था, वहाँ उनकी सदर से भी मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। वो वापसी पे, उनकी वापसी के बाद ये मामला जो है ये नए आर्मी चीफ के तकर्रर वाला तेज़ हो जाएगा।
वो फार्मूला वही जो मैंने कहा था कि अगर 2 दिन का गैप है, टेक्निकली कोई मामला है, लेकिन आसिम मुनीर को ही बनाना ज़रूरी है, तो वो तो आसान सा उसका तरीका है कि आर्मी चीफ जो हैं वो 2-4 दिन पहले अपना ओहदा छोड़ दें और फिर वो तकर्रर हो जाए। वो जो कह रहे हैं ना जनाब उनको 4 स्टार जनरल बना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई साजिश हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आसिम मुनीर साहब जो हैं वो, मैं उनको समझ रहा हूँ कि वो उस दौड़ में अब शामिल नहीं रहे। लेकिन जो प्रोटोकॉल वाइज चीज़ें हो रही हैं, जापान के सफारत खाने में एक आध दिन पहले एक तकरीब थी, उसमें उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल दिया जा रहा था जनरल आसिम मुनीर को। अब जो मेरी इतला है वो ये है कि जो सीनियरिटी लिस्ट या जो लिस्ट जा रही है वो GHQ की तरफ से और वजारत दिफा की तरफ से, उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो आउट हैं। और एक जनरल साहब के बारे में ये इतला है, वो जो 4 सीनियर थे उनमें से एक साहब के बारे में ये इतला है कि उन्होंने कोई लॉबिंग शाबिंग की है, कोई सिफारिश सुफारिश करवाई होगी, कोई यकीन दहानी इनडायरेक्टली करवाई होगी हुकूमत को। तो उसके बारे में फिर फ़ौज में थोड़े से तहफ़्ज़ात पाए जाते हैं कि जनाब ये पहले ही यकीन दहानियाँ करवा रहा है या काम ठीक नहीं है, उनका मामला भी गड़बड़ हो सकता है ये। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म साहब, असल फैसला तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और लोग जो मर्ज़ी कहते रहे कि जनाब फ़लाँ बंदा जो है फ़लाँ बंदे का स्टाफ अफसर रहा है, तो वो रहील शरीफ का भी रहा है, इनका भी रहा है, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा के, और फिर सियासी थोड़ा सा जहन है, ऐसी बातें ये हैं वो। स्टाफ अफसर होना यार कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो जनरल मौजूदा कमर जावेद बाजवा साहब हैं, ये मैं पूरे वसूख के साथ आपको बता रहा हूँ कि इनकी मुशावरत मुकम्मल तौर पर शामिल होगी नए आर्मी चीफ के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं ये डिस्कशन करेंगे बाकायदा, और इनकी मुशावरत जो है वो, ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ हैं, उनको पता है कौन क्या है, किसकी क्या सोच है, कौन प्रोफेशनल 100% है, कौन 99% है। वैसे तो जो इस ओहदे पे जाके बैठ जाते हैं। और दूसरी ये एक अफवाह या इसको कंस्पिरेसी थ्योरी में कह रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब ये बैच पूरा ही इग्नोर हो जाएगा। फैज़ हमीद वाला, ये 4 बंदे हैं, सार शमसाद साहब हो गए, अज़हर अब्बास साहब हो गए, नमान साहब हो गए और फैज़ हमीद साहब हो गए। पर अगर ये पूरा बैच इग्नोर हो रहा है फिर, और आसिम साहब बीच में आ जाते हैं, इनको इग्नोर करके अगर बाकी आते हैं, फिर तो आमिर साहब आते हैं गुजरांवाला वाले, वो उनका नंबर आता है फैज़ हमीद के बाद। फिर चिराग हैदर साहब का नंबर आता है, और फिर मौजूदा जो DG ISI हैं नदीम अंजम साहब, तो नदीम अंजम साहब का नाम भी आता है। फिर तो ये कुर्रा जो है ये किसी और के नाम भी निकल सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो फैसला पहले हुआ था जिसका मैंने जिक्र किया था, उसमें थोड़ी सी तब्दीली इसलिए हो सकती है कि एक साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लॉबिंग करते हुए उनका कोई शवाहद मिले हैं कि वो लॉबिंग, पैगाम रसानी वगैरह उन्होंने की है। इसलिए थोड़ी बहुत ही तब्दीली जो है वो आगे पीछे हो सकती है। और जो फैसला हुआ था वो यही हुआ था कि जो सीनियर मोस्ट होंगे, जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनमें जो सीनियर होंगे, अगर रिकमेंडेशंस ही नहीं आती चारों की, ये अब पता करने वाली बात यह है कि रिकमेंडेशंस क्या हैं। जो रिकमेंडेशंस जाएंगी उनमें जो सीनियर मोस्ट होंगे 2, उनमें एक आर्मी चीफ होंगे और दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे। इतना सा फार्मूला है, इसमें कोई सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। पता चल जाएगा, अभी हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे, जब भी मामला होगा वो पता लग जाएगा। और दूसरा जनाब, सुप्रीम कोर्ट के तेवर थोड़े से बदले हुए नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच था 5 रुकनी, उसने उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, उन्होंने जनाब इमरान खान से कहा है कि जनाब वजाहत कर रहे हैं आप, पहले जो आपने जवाब दिया है कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे वकीलों ने कोई यकीन दहानी करवाई थी। आज उनकी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो वकील के तौर पर पेश हुए हैं। अदालत ने कहा कि जनाब ये 2
वकीलों के ज़रिए अदालत को गुमराह किया गया। एक थे उसमें बाबर अमान साहब, दूसरे थे फैसल चौधरी साहब। और दिलचस्प बात यह है कि बाबर अमान और फैसल चौधरी साहब ने एक और वकील जो है अपनी तरफ से पेश किया है, और वो वकील साहब कौन है? मोहम्मद यासिर बून साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर है। अभी हाल ही में वो पिछले महीने सदर थे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के बार के नए सदर मुंतखब हो गए, तो वो उनकी तरफ से पेश हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जनाब वो वही बात कि आला क़यादत की बात थी, तो अदालत ने कहा भाई अगर आला क़यादत की यकीन दहानी की बात आप कर रहे हैं तो आला क़यादत तो शुरू ही इमरान खान से होती है। वो जी राब्ता नहीं हो सका, वो फिर असद उमर से राब्ता कैसे हो गया? आप लोगों ने बताया कि असद उमर से राब्ता हुआ। वो जनाब फैसले से पहले उनसे राब्ता हुआ था, फैसले से पहले हुआ तो बाद में क्यों नहीं हुआ? सर हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं किया इन्होंने, हमारे पास कौन सा कोई जहाज़ था जो हेलीकॉप्टर था। तो अदालत ने ये कहा कि यार ये जो ना ये कोई वजह नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। यकीन दहानी करवाने के बाद ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, ये बहानेबाजी आप ना करें, ये सिर्फ बहानेबाजी है। लेकिन उनका जो हमारे वो कैरियर का इशू है ये वकील के तौर पे, तो अदालत ने कहा कि फैसल चौधरी साहब तुसीं कोई टेंशन ना लो, थोनू असीं शोकाज नहीं दे रहे। इमरान खान के खिलाफ इतना मवाद मौजूद है जो उसने गलत बयानी की है अदालत में। 25 मई को अदालत को उन्होंने वो कहा है कोई हमें वो उन्होंने धचका लगा था, आपको याद ही होगा कि इन्होंने जो किया है, और पीटीआई ने वो कहते हैं कि जनाब अदालत के हुक्म का गलत इस्तेमाल किया। अब उस दिन जो है 25 मई को 6 बजे के करीब 2-4 मिनट आगे पीछे ये फैसला होता है। वो कहते हैं कि जनाब आप H9 में वहाँ जाएंगे, और साथ को दूसरा था वो भी 9 ही था, कि वहाँ तक जा सकते हैं और रुकावटें शिकावटें हटा लें। तो उसके घंटे 1.5 घंटे बाद इमरान खान साहब एक पैगाम जारी करते हैं जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, हुकूमत को कह दिया गया है कि कोई रुकावट न डाली जाए, रुकावटें हटा ली जाएं। ये तो फिर अगर इमरान खान को ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, तो आधे हुक्म का उनको पता है कि रुकावटें डालें, ये हुक्म नहीं है, इस हुक्म का नहीं पता चला कि जनाब डी चौक में या रेड जोन में नहीं जाना बल्कि H9 जाना है। ये क्यों नहीं पता चला उन्हें? भारत अदालत ने इस बात का उन्होंने कहा जनाब 10,000 बंदे लेके आ जाते हो तुम लोग, और 2 लाख बंदों की ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण कर देते हो। वो कहते हैं कि हम कोई अपने कलम को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहते कि किसी का आईनी हक मजरू हो, यानी कि वो लॉन्ग मार्च वाला। वो कहते हैं अब जो जवाब देगा ना इमरान खान, वो अपने दस्तखतों के साथ, क्योंकि वकीलों पे ने तो एतबार ही खो दिया अदालत का, हमें कुछ और तासर दिया गया, जनाब आला क़यादत से बात हो गई है, जनाब हम वहाँ जाएंगे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनाब हमें पता ही नहीं, और वकील भी अब ये मुकर गए हैं, वकील भी अब ये कह रहे हैं जनाब वो हमारा तो राब्ता ही नहीं हुआ था। अदालत ने ये वाज़ेह किया वकीलों पे कि जनाब आप लोगों ने हमें ये नहीं कहा आकर कि हमारी आला क़यादत से बात नहीं हो सकी है, यहाँ तो आप यकीन दहानी करवा के गए हैं। जजमेंट भी ये कि आला क़यादत की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई है, और वो कहते हैं हमारे एतमाद को आपने वकला ने, इमरान खान ने ठेस पहुँचाई है। ये यार सूरज की रोशनी की तरह, रोज़ रोशन की तरह यहाँ है चीज़ कि खान को पता था, ये हो ही नहीं सकता कि खान को ना पता हो। ये अदालत से खेल रहे हैं, और अब अदालत जो है वो इतनी तो है नहीं, बच्ची तो नहीं अदालत कि जनाब वो अदालत तो यार 63A की तशरीह ऐसी कर सकती है कि वो रीराइट कर सकती है, इतने समझदार जजेस हैं वो, तो वो उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं खान साहब। अब खान साहब के साथ जो होने वाला है, एक तो ये कि वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जेलम से आगे जाके मामला खान साहब के गड़बड़ होंगे, परेशानी बढ़ेगी, और फिर अगर इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं और खान साहब का रवैया यही रहता है जैसे आज तक है, धमकियाँ देना, चौकीदारों को गालियाँ देना, राना सनाउल्लाह के पीछे पड़ जाना, जो भी उनके सामने रुकावट बनता है, इवन कानून भी अगर रुकावट बनेगा, कानून को भी गालियाँ दे रहे हैं, पुलिस को भी गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए ये अदलिया को भी उनके खिलाफ भी बदज़बानी करते रहे हैं, अभी करेंगे। तो ये खान साहब के गिर्द जो घेरा है ना कानून का, ये तंग होता जाएगा। अदालत जो है
یہ ہفتے والے دن یعنی 5 نومبر کو جواب آئے گا، پھر اگلے ہفتے کسی طریق کو رکھ لیں گے، اس وقت تک ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ بھی اسلام آباد کے قریب قریب پہنچا ہوگا، اور پھر صورتحال دیکھ کے عدالت مناسب حکم جو ہے وہ جاری کرے گی۔ عمران خان کے لیے یہ عمران خان کہہ رہے ہیں میں پتہ نہیں اب 10 مہینے تک میں نے سڑکوں پہ رہنا ہے، اور خان صاحب کا پریشانی یہی ہے خان صاحب کی کہ ان کی پسند کا آرمی چیف نہیں آ رہا ہے، وہ تو دستبردار ہو گئے ہوئے پہلے ہی فیاض حمید سے، انہوں نے پھر سہر شمشاد صاحب کا نام لیا تھا، وہ میں نے بھی لاگ میں ایک میں بتایا تھا کہ انہوں نے کس کو کہا ہے کہ وہ سہر شمشاد کو لگا دیں، اگر اور نہیں تو سہر شمشاد صاحب اگر لگیں گے تو وہ لگیں گے چیئرمین جوائنٹ جو چیفز آف سٹاف کمیٹی ہے اس کے، میرا خیال ہے وہ چیئرمین لگیں گے۔ عمران خان کی بات، عمران خان اپنی ایسے بندے کو نہیں چاہتے کہ جو عمران خان صاحب کے کرتوت جانتا ہو، ان کی چوریوں سے مکمل طور پہ آگاہ ہو۔ خان صاحب کی پریشانی یہ ہے کہ اگر ایسے بندے آ گئے آرمی چیف تو پھر میں کس کے بوٹ پالش کروں گا، وہ تو بوٹ پالش ہی نہیں کرنے دے رہے، وہ تو پاؤں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہے، اور اسد عمر صاحب پھر تھوڑے سے انہوں نے پلٹی کھائی ہے، جیسے اسد کیسر نے اور پرویز خٹک نے پلٹی کھائی تھی کہ جناب وہ کر لیں کوئی نہیں، جس کو بھی لگانا ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آرمی چیف کا، وہ والی بات۔ ویسے یہ بات صحیح ہے کہ جو بندے آرمی چیف، رحیل شریف کو کس نے لگایا تھا، قمر جاوید باجوہ کو کس نے لگایا تھا، کیا یہ ان کے بن کے رہے تھے؟ ضیاء الحق کو کس نے لگایا تھا؟ پرویز مشرف کو کس نے لگایا تھا؟ کیا یہ اپنے وزیر اعظم کے بن کے رہے تھے؟ ان کا یار یہ آرمی کے بس سربراہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم سمجھیں گے جناب یہ حکومت کے ساتھ چلیں گے، ایک پیج پہ رہیں گے، عمران خان کے ساتھ کتنی دیر تک ایک پیج پہ رہے؟ تھوڑی سی اختلاف ہوا، تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تو کدھر تو میں کدھر، یہ معاملہ یہاں چلتے رہتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اپنی جو قیادت ہے اس سے، جو اپنے ساتھی ہیں ان سے نالاں ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ حماد اظہر سے تو سنا انہوں نے کافی بدتمیزی کی ہے کہ تینوں پتہ ہی نہیں ہے گا تے سیاست ہندی کی ہے گیا، اور تینوں پتہ ہی نہیں انتظامات کداں خریدنے، تو شادرے کنے بندے کڈے نے، فلاں جگہ کی کیتا، یہ کی کیتا، وہ کی کیتا۔ وہ سنا کہ انہوں نے آگے سے تھوڑی سی وضاحت کو تلخ لہجے میں بیان کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا جاؤ ٹھیک ہے میں اور سینٹرل پنجاب کا صدر ڈھونڈ لوں گا، اور تم مائک میں کھو لیا نیازی کو، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں انہوں نے کی کیوں ہیں۔ اور باقیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے بڑا ترش ہے، پتہ یہ چلا ہے کہ ہارش گفتگو کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ان کو سب کو وہ نخت ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات جو خان صاحب کا گھیرا میں کہہ رہا تنگ ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں اور سامنے آئی ہیں، تفصیلات۔ اب توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے، توشہ خانہ میں جو وہاں یہ تحائف جمع کرواتے ہیں، ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ جناب ہم فلاں ملک کے دورے پہ گئے ہیں اور فلاں چیزیں ہمیں ملی ہیں، تو خان صاحب کے غیر ملکی دوروں میں جو ان کے وزیر ہیں، ایک دو چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں کہ وزیروں نے اپنے تحائف جمع کروائے توشہ خانہ میں کہ جناب ہمیں یہ وہاں سے ملے ہیں، وہ پھر تھوڑے سے پیسے دے کے لے گئے۔ وہ جو تحائف وزیروں کو ملے ہیں خان صاحب کے ساتھ جانے والے تھے، خان صاحب نے ان دوروں کا ایک بھی گفٹ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، توشہ خانہ میں نہیں دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں، وہاں جو پتہ یہ چلا ہے FIA والے جو کر رہے ہیں کہ یہ جو ملٹری سیکرٹری صاحب ہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ملٹری سیکرٹری نے شاید میں بھی وہ ڈکلیریشن دینا ہوتا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، وزیر اعظم کو یہ تحائف ملے ہیں، پھر اس میں تو ملٹری سیکرٹری صاحب بھی پھنسیں گے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ملٹری سیکرٹری صاحب کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو باقی وزیروں کو تحفے ملے ہیں خان کو کیوں نہیں ملا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ریاست کے حکمران نے وزیروں کو، وفد کے دیگر شرکا کو تحفے دے دیے اور خان صاحب کو ایک بھی نہیں دیا؟ اور پھر بنی گالہ کی انکوائری شروع کر دی۔ بنی گالہ والا انہوں نے سپریم کورٹ سے ڈکلیریشن لینے کی کوشش کی تھی صادق اور امین کا، وہ اب وہاں ایک اور کہانی سامنے آ گئی ہے۔ جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ عامر کیانی صاحب کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے۔ عامر کیانی صاحب مفرور تھے، ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ دو نوٹس مل چکے ہوئے ہیں ان سب کو
तीसरे नोटिस के बाद इनको गिरफ्तार करना है उन्होंने, तो आमिर कियानी साहब जो हैं वो अब उनके वो रेडार में आगे हुए हैं कि वो कहाँ पे हैं। वो सैफुल्लाह नियाज़ी के हवाले से पता चला है कि वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए। वो अगर गिरफ्तार होते हैं तो पहले हुकूमत की तरफ से शायद ये कहा गया था कि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छापा पड़ा था, गिरफ्तार नहीं हो सके थे। सैफुल्लाह नियाज़ी और आमिर कियानी जब उनकी गिरफ्त में आएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आएंगी। और जो FIA है इसने UAE, मुत्तहिदा अरब अमारात और यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया को ख़त लिख दिए हैं फॉरेन फंडिंग के हवाले से कि वहाँ से जो रकम आई थी जिन अकाउंट्स के ज़रिए, उन अकाउंट्स को कौन ऑपरेट कर रहा है, उन अकाउंट्स में वो रकम कैसे आई थी, उनकी तमाम तफसीलात जो हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है उन हुकूमतों से कि वो हमें फराहम की जाएँ। और फिर इसके पीछे आरिफ नकवी का, दुबई वाले पैसों के पीछे भी आरिफ नकवी, और जो वहाँ बरतानिया से पैसे आए, वो जो जहाँ बरतानिया में भी तहकीकात हो रही है कि जनाब ट्रस्ट के नाम पे, चैरिटी के नाम पे फंड इकट्ठे किए गए और फिर वो PTI की जो जमात है उसको वो दे दिए गए। हालांकि जिस नाम पे, जिस काम के लिए, चैरिटी के लिए फंड इकट्ठे होते हैं, उसके अलावा किसी और अंदाज में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ट्रस्ट जो है वो उसी पैसों को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो अब मेरी इत्तला यह है कि FIA वाले एक ख़त लिख रहे हैं। आरिफ नकवी साहब उस बरतानिया में इस वक्त गिरफ्तार हैं, जैसे अमेरिका ने उनको मांगा हुआ है आरिफ नकवी साहब को, इसी तरह पाकिस्तान की हुकूमत जो है ये भी आरिफ नकवी साहब को की गिरफ्तारी मांगेगी कि इनसे हमने तहकीकात करनी है, बहुत सारे मामलात हैं, ब्लैक मनी वाला भी मामला है। ब्लैक मनी के मामले पे जो बरतानवी हुकूमत है वो बड़ी कंसर्न्ड है। ब्लैक मनी की वहाँ माफ़ी नहीं है। मलिक रियाज के साथ जो हुआ है, उनके बेटे के साथ, वो ब्लैक मनी वाले पैसा था ना, जो 19 करोड़ पाउंड उन्होंने पाकिस्तान भिजवाए वापस। ब्लैक मनी में वहाँ कोई रायत नहीं है। तो फिर ब्लैक मनी, अगर आरिफ नकवी वाले मामले को ये ब्लैक मनी डिक्लेयर करके वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग का इशू बना के वहाँ आरिफ नकवी को मांगते हैं, तो ये इनके पास एक कानूनी जवाज़ मौजूद है कि आरिफ नकवी साहब को यहाँ बुला लिया जाए। और फिर गिरफ्तारी जो है खान साहब की, मुझे ये लग रहा है राना सनाउल्लाह की बातों से, FIA वालों, जो FIA के ज़राए हमारे, वो ये कह रहे हैं कि जनाब कोई भी मौका आया, बेल कोई कैंसिल हुई, खान साहब को हमने गिरफ्तार करना है। FIA ने पूरे इंतजाम कर लिए हुए हैं कि खान साहब को जप लेना होता ना, हाँ, गिरफ्तार कर लेना है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करना है। मेरे टाए चढ़ गया ना, मेरे कड़के च आ गया, यानी मेरा हाथ पड़ गया, तो इसको मैंने भेजना है मछ जेल, बलोचिस्तान। मछ जेल खतरनाक कैदियों की पाकिस्तान में जेल है, जैसे इंडिया में तिहाड़ जेल कहते हैं शायद, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरतें हैं। यहाँ कोई सहूलतें सालतें कैदियों को वो नहीं होती जो दीगर जेलों में होती हैं। जो मछ जेल है, वहाँ का माहौल भी ज़रा ख़तरनाक किस्म का होता है, वहाँ का अमला भी थोड़ा सा क्रूअल कह लें आप, इस तरह का होता है। वहाँ कोई मिर्ची वार्ड है, यहाँ कोई अच्छा सलूक नहीं होता कैदियों के साथ। तो वो कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जनाब मैंने अख्तर मैंगल के साथ ये वादा किया हुआ है कि इसको मैंने तिहाड़ जेल में एक दफ़ा भेजना है और रखना भी मिर्ची वार्ड में है। वज़ीर दाखिला के मुंह से ऐसी बातें जो हैं वो आप उसको आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कुछ सोचा हुआ है, उनके ज़हन में कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो बात ये कर रहे हैं। बहरहाल खान साहब की जो नाकामी है उसका सफ़र, वो ढलवान पे चढ़ गए हैं यार, ढलवान से उतर रहे हैं, उनका चल पड़ा है, अब रुकना मुश्किल है। खान साहब की जो तनज़ली का सफ़र है वो रुकना जो है वो मुश्किल है। उन्होंने सारे अदारों को नाराज़ कर लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी जो है वो लाडलापन जो खान साहब का था, उन्होंने कहा जनाब ये केस बनता है लेकिन हम एक मौका, हम तहम्मुल से काम ले रहे हैं, एक मौका खान साहब को दे रहे हैं। ये सर सूरत हाल है आज की ताज़ा तरीन। कल जो भी बनेगा वो आपके गोश गुजार करेंगे इंशाल्लाह। अगर मेरा चक्कर लग गया आज कल में इस्लामाबाद का, और जहाँ मेरी मुलाकात कोई तय है वो मुलाकात हो गई, तो फिर मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखेगा तो नए आर्मी चीफ़ का
اور چیئرمین چیف آف جوائنٹس کمیٹی جو ہیں ان کے نام 2 ٹوک آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. ابھی تو ادھر ادھر سے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.